हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। और देखिए बाल विकास में हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। तो जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें कि इससे पहले ही हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें से हमने देखिए ये पढ़ लिया था। देखिए इसमें थोड़ा सा रह गया था वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, यानी प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। और पावलाव का सिद्धांत भी पढ़ चुके थे हम। स्किनर का भी सिद्धांत पढ़ चुके थे। कोहलर का भी सिद्धांत हो चुका था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है पियाजे का सिद्धांत। देखिए पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ेंगे और लियो वाइगोस्की का सिद्धांत, यानी तीन सिद्धांत इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है। देखिए अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि देखिए ये डीएलएड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ देखिए जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अभी एक बार जरूर इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखिए पिछली क्लास मिस कर दी है तो उसको जरूर पहले जाकर देख लें। फिर देखिए आज हम ये तीनों कवर कर देंगे। फिर इसके बाद केवल एक क्लास रह जाएगी आपकी, बस पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर देखना हम इतना जबरदस्त आपको रिवीजन करवाएंगे, ऐसे ऐसे आपको जबरदस्त तरीके बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे पियाजे का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत और वेवगास्की का सिद्धांत। चलिए, तो चलिए हम समझते हैं पियाजे का सिद्धांत। पियाजे इनका देखिए पूरा नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बच्चों के मानसिक विकास को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी जीन पियाजे का कैसा सिद्धांत है? एक मानसिक विकास को समझाने वाला, यानी किसके मानसिक? तो बच्चों के मानसिक विकास को समझाने वाला सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी किस प्रकार ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए पियाजे का मानना था कि बच्चे बड़े होकर सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके सोचने का तरीका जो है बदलता जाता है। उन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास को चार मुख्य चरणों में बांटा। यानी उन्होंने देखिए बौद्धिक विकास को चार स्टेजेस में बांटा है। तो चलिए समझते हैं। तो पहली स्टेज है संवेदी ग्रहण अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। तो देखिए यह चरण जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होता है। यानी ये जो सेंसरी ग्रहण अवस्था है ये कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियां कौन सी होती हैं, जैसे छूना, देखना, सुनना और शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना और पकड़ना के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। यानी बच्चे देखिए इस अवस्था में क्या है, किसी वस्तु को छूकर या देखकर या सुनकर, फिर उसके बारे में कोई गतिविधि करके, जैसे चलना है या पकड़ना है, इसके माध्यम से समझते हैं। इस दौरान बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित करता है। ठीक है। यानी उसे यह समझ आने लगता है कि कोई वस्तु उसके नजरों से हट जाने पर भी मौजूद रहती है। तो चलिए अब अगली स्टेज समझते हैं। अगली स्टेज है देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। यानी ये कब तक होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। इस चरण में भाषा यानी बच्चा भाषा और प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। यानी बच्चा भाषा सीखता है, प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है। हालांकि उसकी सोच अभी भी तर्कपूर्ण नहीं होती। यानी देखिए 2 से 7 वर्ष तक बच्चा देखिए उसकी जो सोच है अभी लॉजिकल नहीं होती। बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी बच्चा क्या होता है? इको सेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है। वह दूसरों की दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। यानी बच्चा देखिए दूसरों के दृष्टिकोण को यानी नजरिए को समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है, यानी दूसरे की बातों को थोड़ा वो सही से नहीं समझता है। वह वस्तुओं को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखता है, यानी वो कोई भी वस्तु हो उसको एक ही नजरिए से देखता है। ठीक है। क्योंकि देखिए इस अवस्था में भी उतनी समझ बच्चे के अंदर नहीं आती है। अगला है देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच होती है। यानी यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच होती है। इस चरण में बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित होने लगती है। यानी इस चरण में बच्चे देखिए लॉजिक से सोचने लगते हैं। वे ठोस यानी कंक्रीट
चीजों को समझने और व्यवस्थित रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। इस चरण में बच्चे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं को समझने लगते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चा कितने उम्र का होगा, वो 7 से 11 वर्ष की उम्र के बीच। ये हम अगली स्टेज समझते हैं। अगला है देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह चरण लगभग 11 वर्ष की उम्र से शुरू होकर किशोरावस्था और वयस्कता तक चलता है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोच सकता है। अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु सामने ना हो। ठीक है। यानी कोई निश्चित, जैसे कोई सामने वस्तु, सामने जैसे कोई, जैसे गोल टेबल है, ये अगर सामने रखी है तो ये हुई मूर्त। इसको अगर हटा लिया जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अमूर्त, यानी जो सामने ना हो। देखिए वह परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल सोचने में सक्षम होता है। यानी बच्चा देखिए काल्पनिक सोच विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर। क्या है, बच्चा काल्पनिक सोच कर सकता है, यानी जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है। वह यदि ऐसा हो तो क्या होगा, यानी उसके अंदर कैसी काल्पनिक सोच आती है, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, जैसे प्रश्नों पर विचार कर सकता है। यानी इस प्रकार के प्रश्नों पर क्या है, विचार कर सकता है। वह तर्कपूर्ण ढंग से समस्याओं का हल निकाल सकता है। यानी तर्कपूर्ण लॉजिकल तरीके से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। क्योंकि बच्चा देखिए कितने वर्ष का हो चुका है, ये देखिए 11 वर्ष, यानी ये किशोरावस्था में पहुंच चुका है। अगला है देखिए मुख्य अवधारणा इसकी क्या है, की कॉन्सेप्ट्स। स्कीमा, ज्ञान का ढांचा जो अनुभव को समझने में मदद करता है। यानी ये क्या है, ज्ञान का एक ढांचा है जो अनुभव को समझने में मदद करता है। अगला है देखिए समायोजन, रिकमेंडेशन। नए अनुभव के अनुसार स्कीमा को बदलना, यानी नए अनुभव के साथ पुराने स्कीमा को बदलना। अगला है देखिए अनुसंधान, नए अनुभव को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। यानी नए जो कोई अनुभव प्राप्त हुआ है वो स्कीमा उसमें उसको ऐड करना, फिर एडजस्ट करना। अगला है देखिए संतुलन, सीखने के दौरान स्थिरता बनाए रखना। सीखने के दौरान क्या है, स्थिरता बनाए रखना। यानी समायोजन और अनुसंधान का संतुलन। ठीक है। देखिए ये जो हम 4 पॉइंट आपको बताए हैं, एक ही पॉइंट, अगर आप चाहें तो इनको ना भी लिखिए, कोई बात नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं शिक्षण में उपयोगिता। उम्र के अनुसार शिक्षण योजनाएं बनानी चाहिए। यानी उम्र के अनुसार शिक्षण योजनाएं बनानी चाहिए। बच्चों को खोज और प्रयोग से सीखने का अवसर देना चाहिए। अमूर्त विचारों को समझाने के लिए ठोस उदाहरण देना चाहिए। यानी अमूर्त अगर वस्तुओं को समझाना है या विचारों को समझाना है तो उसके लिए काफी ठोस एग्जाम्पल देने चाहिए। बच्चों की सोच की प्रक्रिया को समझते हुए शिक्षण करना चाहिए। ठीक है। बच्चों की सोच को समझते हुए उस प्रकार शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। चलिए हम आगे समझते हैं। अब अगला है देखिए ब्रूनर का सिद्धांत, यानी जीरोम ब्रूनर। ठीक है। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने ज्ञान के संज्ञानात्मक विकास और शिक्षण विधियों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी ब्रूनर ने यह बताया कि देखिए बच्चे किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और शिक्षक किस तरह उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो देखिए ब्रूनर ने कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ब्रूनर का मानना था कि कोई भी बच्चा किसी भी उम्र में किसी भी विषय को सीख सकता है। यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप सीख सकते हैं। ठीक है। यदि उसे उपयुक्त ढंग से पढ़ाया जाए, यानी अगर पढ़ाने का तरीका सही है, ठीक है, तो आप किसी भी उम्र में किसी को सिखा सकते हैं। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा। ठीक है। यानी उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा, 3 चरणों में। तो देखिए कौन सा चरण है, ब्रूनर के 3 विकासात्मक चरण। पहला है देखिए क्रियात्मक स्तर। तो देखिए ये 0 से 3 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपने शरीर की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। वह चीजों को करने से समझता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि झुनझुना बजाना, गेंद को लुढ़काना आदि। ये क्या हुआ, क्रियात्मक स्तर। अगला है देखिए प्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक स्तर। ये होता है देखिए 3 से 7 वर्ष तक। बच्चा में चित्रों, देखिए बच्चा चित्रों, आकृतियों और दृश्य संकेतों के माध्यम से जानकारी को समझने लगता है।
उदाहरण के लिए वह किसी वस्तु की तस्वीर देखकर उसे पहचान लेता है। ठीक है? अगला है देखिए प्रतीकात्मक स्तर, ये 7 वर्ष के बाद होता है। तो देखिए इस स्तर पर बच्चा भाषा, संकेत, शब्द और संख्याओं के ज़रिए सोचने और समझने लगता है, ठीक है? यानी इस स्तर पर बच्चा क्या है भाषा, संकेत, शब्द और संख्याओं के ज़रिए सोचने समझने लगता है। वह अमूर्त अवधारणाओं को भी समझने लगता है, ठीक है? तो देखिए ब्रूनर की मुख्य अवधारणाएँ कौन-कौन सी हैं? अब हम समझते हैं ब्रूनर की मुख्य अवधारणाएँ। खोज आधारित अधिगम, तो देखिए बच्चों को खुद खोज करने, प्रयोग करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनकी समझ गहरी होती है। यानी उनको देखिए उत्तर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी क्या है समझ गहरी होती है। अगला देखिए गूढ़ पाठ्यक्रम, यानी कोई भी विषय बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार सरल रूप में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? और धीरे-धीरे उसे विस्तार दिया जा सकता है। यानी धीरे-धीरे क्या है उसका विस्तार किया जा सकता है। अगला है देखिए पूर्व संरचना, स्कैफोल्डिंग। शिक्षक बच्चों को शुरू में मार्गदर्शन देते हैं और जैसे-जैसे बच्चा सीखता है, वह सहायता धीरे-धीरे कम कर दी जाती है। यानी पहले देखिए बच्चे को मार्गदर्शन दिया जाता है और फिर धीरे-धीरे देखिए मदद की जाती है बच्चे की। फिर जैसे ही बच्चा सीखने लगता है, फिर धीरे-धीरे जो सहायता को कम कर दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो अब चलिए हम समझते हैं शिक्षण में उपयोगिता। बच्चे की उम्र और सोचने के स्तर के अनुसार सामग्री तैयार करनी चाहिए। ठीक है? यानी बच्चे के स्तर को देखते हुए यानी उसकी उम्र को देखते हुए शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। बच्चों को प्रयोग करने, सवाल पूछने और खुद समाधान खोजने के लिए अवसर देने चाहिए। शिक्षक को सहायता की भूमिका में रहना चाहिए। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ना कि केवल जानकारी देने वाले की। यानी शिक्षक को ऐसा नहीं है कि केवल आप जानकारी शेयर कर दीजिए बस। देखिए शिक्षक का कार्य है कि जानकारी तो दे ही साथ देखिए बच्चों की मदद भी करे। ठीक है? चलिए हम अब अगला समझते हैं लियो वेवगास्की का सिद्धांत। लियो वेवगास्की का सिद्धांत। तो देखिए एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन से वैज्ञानिक थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। vygotsky का मानना था कि बच्चा अकेले नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के सहयोग से सीखता है। यानी इनका मानना था कि बच्चा जो है समाज से सीखता है और संस्कृति के सहयोग से सीखता है। ठीक है? तो अगला है vygotsky का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पहला देखिए सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। बच्चा दूसरों विशेषकर अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति जैसे माता-पिता, शिक्षक, बड़े भाई-बहन के साथ बातचीत करके और उनके सहयोग से सीखता है। ठीक है? यानी बच्चा देखिए खासकर बड़े लोगों से या माता-पिता से या बड़े भाई-बहन से सीखता है। अगला है देखिए सांस्कृतिक प्रभाव कल्चरल टूल्स। भाषा, गणित, कहानी, प्रतीक आदि सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है? अगला है देखिए भाषा का महत्व। vygotsky ने भाषा को सीखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना है। ठीक है? यानी किसको सबसे शक्तिशाली उपकरण माना है? भाषा को। भाषा के माध्यम से ही विचार विकसित होते हैं। भाषा के द्वारा ही विचारों को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने आंतरिक भाषण को सोचने की प्रक्रिया का आधार बताया है। यानी उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक जो भाषण है, सोचने की प्रक्रिया का आधार है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जेडपीडी निकट विकास क्षेत्र या ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह vygotsky का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। जेडपीडी वह अंतर है जो बच्चे की वर्तमान क्षमता जो वह स्वयं कर सकता है और संभावित क्षमता जो वह दूसरों की मदद से कर सकता है के बीच का होता है। ठीक है? ये यानी हम कह सकते हैं बच्चा जो स्वयं कर सकता है और दूसरों की मदद से जो चीजें करता है उसके बीच के जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं जेडपीडी। जो बच्चा स्वयं कर सकता है उसका वास्तविक विकास स्तर है। ठीक है? ये क्या है उसका वास्तविक विकास स्तर है। और जो वह मदद से कर सकता है यानी जो चीज वो किसी की मदद से करता है उसका संभावित विकास स्तर है। वो कैसा है उसका संभावित विकास स्तर। जेडपीडी इन दोनों के बीच का अंतर है। यानी जेडपीडी क्या है इन दोनों के बीच का अंतर है। उदाहरण देखिए, यदि कोई बच्चा अकेले कोई गणित का सवाल हल नहीं कर पा रहा है,
ठीक है? लेकिन शिक्षक की मदद से कर पा रहा है, तो वह कार्य उसके जेडपीडी में आता है, ठीक है? यानी पहले देखिए कोई गणित का जो सवाल है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन शिक्षक ने मदद की, बच्चे ने सवाल सॉल्व कर दिया, तो इसके बीच का जो अंतर है, इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। इसका फोल्डिंग सहायता प्रदान करना। अगला क्या है? इसका फोल्डिंग सहायता प्रदान करना। शिक्षक या बड़ा व्यक्ति बच्चे को शुरुआत में सहायता देता है, ठीक है? और जैसे जैसे बच्चा सीखता है वह सहायता कम करता जाता है। यानी शिक्षक या कोई बड़ा व्यक्ति क्या है, बच्चे को पहले देखिए सहायता प्रदान करता है और जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वैसे ही उसकी सहायता को कम किया जाता है, यानी मदद उसको कम दी जाती है। यह इसका फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसका फोल्डिंग। जैसे बिल्डिंग के निर्माण में सहारा देने वाले ढांचे, यानी जब बिल्डिंग कोई बनाई जाती है तो जिसे नीचे जो पिलर बनाए जाते हैं, ठीक है? ये इसका फोल्डिंग उसी का कार्य करती है, एक पिलर का कार्य करती है। अगला है देखिए शिक्षण में उपयोगिता, बच्चों को समूह में सीखने का अवसर दें, यानी सहयोगात्मक अधिगम। इसे हम क्या कह सकते हैं? सहयोगात्मक अधिगम। भाषा को सीखने और सोचने के माध्यम के रूप में उपयोग करें, यानी भाषा को सीखने और सोचने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए। जेडपीडी को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण कराएँ। यानी जेडपीडी अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा कि जैसे पहले देखें कि बच्चों के अंदर मतलब कहाँ पर कमी आ रही है, उसको पहचान कर फिर शिक्षण कार्य करवाएँ। धीरे-धीरे सहारा देकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएँ। यानी धीरे-धीरे बच्चों की देखिए पहले मदद की जाए, इसके बाद देखिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे कि वो किसी भी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको डेली से रिलेटेड हर जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और साथ ही आपको पता चलता रहेगा कि कब कौन-सी क्लास आएगी, ठीक है? देखिए आप डेली क्लासेस लेते रहिए और साथ ही डेली रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ से आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और देखिए जो लोग मैथ को लेकर परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। बस बिल्कुल अभी आप 3-4 दिन और हैं बस जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम मेन टारगेट मैथ को लेकर ही चलेंगे। जिससे कि देखिए आप लोगों का मैथ जो कमज़ोर है जिन लोगों का, इस हिसाब से हम बताएँगे देखिए आपका बैक बिल्कुल नहीं लगेगा और आप अच्छे अंक लेकर आएँगे। ठीक है? और इसमें देखिए बाल विकास में केवल अभी 1 चैप्टर बचा है, वो भी हम अगले दिन पूरा कर देंगे। तो देखिए मैथ को लेकर अभी आप परेशान मत होइए, बस आपको जैसा हमने बोला है कि मैथ की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से आपको करवाएँगे तो करवाएँगे। अभी देखिए हम सिलेबस आपका जैसे हमने बोला था कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएँगे तो सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। इसी के चक्कर में देखिए अभी हम किसी विषय का आपको रिवीजन नहीं करवा पा रहे हैं। और देखिए सारी चीज़ें हम ऐसे आपको बताएँगे कि आपको देखिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और देखिए एक बार अगर आपने वो चीज़ें समझ ली, तो आपको देखिए दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि पूरा सिलेबस एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि जब पूरा सिलेबस आपका पढ़ा होगा, देखने का मतलब है पढ़ लीजिए। जैसे आपका पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, तब जाकर देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा ये रहता है कि कभी-कभी क्वेश्चन कैसे होते हैं कि थोड़ा इस हिसाब से आ जाता है कि आप वो चाहे कोई सीरीज़ पढ़ लीजिए या कोई किताब पढ़ लीजिए, वहाँ से मिलता ही नहीं है। वो कैसे मिलता है? वो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी के हिसाब से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे। तो बस आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, फिर देखिए हम आपका कितना ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।